मैं आज ही के दिन 1935 में शहीद हुए हमारे चार पुरखों आसाराम जी भिलानिया, टीकूराम जी भूकर, तुलसाराम जी भूकर और चेतराम जी भूकर को नमन करता हूँ कि उन्होंने कौम को जगाने के लिए, कौम के अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मुझे सबसे पहले मौका दिया गया है तो मैं इसका फ़ायदा भी उठाना चाहूँगा। कुछ चीज़ें आप लोगों की जानकारी में लाना चाहूँगा। आज से करीब 6-7 साल पहले मुझे जानकारी हुई कि सीकर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। एक दो जानकारियाँ और मिली, ज़्यादा लेखन नहीं हुआ था इस घटना के बारे में, तो जिज्ञासा हुई और मैंने फतेहपुर में एक लाइब्रेरी है सरस्वती, श्री सरस्वती पुस्तकालय नाम से, वहाँ पर पुराने अखबार पढ़े हैं और छुट्टियाँ लेकर के उन अखबारों की गर्द झाड़ी करीब 2000 खबरें मुझे फतेहपुर लाइब्रेरी में खूड़ी, कुदन, गोठड़ा यहाँ की घटनाओं के बारे में मिली। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी और खोजबीन की तो पता लगा कि इसके बारे में फ़ाइलें पड़ी हैं बीकानेर में और नेशनल आर्काइव दिल्ली में फ़ाइलें पड़ी हैं। उसी समय से उन फाइलों को प्राप्त करने का प्रयास किया। करीब 1.5-2 साल पहले दिल्ली में जो 2 फाइलें थी लगभग 1000 पेज की, वो फाइलें प्राप्त हुई और हाल ही में पिछले 5-6 साल से मैं इन प्रयासों में लगा हुआ था। बीकानेर का जो स्टेट आर्काइव है अपना, वहाँ पर कूदन के बारे में एक सेपरेट फाइल पड़ी है। आइए सर, आगे आइए। वो फाइल भी हमारी पहुँच में आई और उसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ यहाँ के आंदोलन के बारे में थी। किन परिस्थितियों में ये घटनाएं हुई, क्यों हमारे पुरखों ने शहादत दी, वो समय बहुत बुरा था। सामंती काल में कई प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, दर्जनों कर किसानों पर लादे गए थे। किसान के घर में शादी होती थी उसका टैक्स देना पड़ता था, किसान के घर में बकरी होती थी उसका टैक्स देना पड़ता था, उसके यहाँ पर ऊँट होता था उसका टैक्स लगता था। अगर किसान के घर में 4 चूल्हे हैं तो हर चूल्हे के हिसाब से उसको 4 चूल्हों का टैक्स देना पड़ता था। 2 चूल्हे होते तो 2 चूल्हों का टैक्स देना होता था। हर चीज़ का टैक्स लगता था। सामाजिक असमानता बहुत बड़ी बात थी उस समय। यहाँ की किसान कौम जो अपनी खुददारी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ठिकानेदारों के द्वारा उनको सामाजिक उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई। इसका एक बहुत बड़ा जो घटना हुई थी खूड़ी में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाई। खूड़ी में तोरण मारने की घटना को लेकर के एक ऐसा बवाल मचा जिसमें लगभग दोनों पक्षों के, ठिकानेदार पक्ष और किसान पक्ष, दोनों की तरफ से लगभग 7-8 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। 7,000-8 हज़ार की संख्या आज अपने लिए एक नॉर्मल सी संख्या है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 1931 में जो कुदन गांव की जो जनसंख्या थी वो लगभग 1000 थी। तो उस ज़माने में ये बड़ा गांव था। हमारे गांव, जिस गांव का मैं हूँ, वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 300 ही थी। तो उस दौर में 7,000-8 हज़ार आदमियों का इकट्ठा होना और वो सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मामला काफ़ी बढ़ा और वो अधिकार जिसके लिए संघर्ष किया, घटना 27 मार्च 1935 की थी। किसानों को वहाँ से खदेड़ा गया, लेकिन उनके संघर्ष की बदौलत उन्होंने वो अधिकार प्राप्त कर लिया। उस घटना के करीब 2 साल बाद में बाटड़नाऊ गांव में किसानों ने, जो मुख्य रूप से जाट कम्युनिटी के थे, जिनको अधिकार नहीं था घोड़ी पर बैठकर तोड़ मारने का, जब वो वहाँ पर ऐसी एक शादी का आयोजन कर रहे थे, ठिकानेदारों को पता लगा कि वहाँ पर घोड़ी पर बैठकर तोड़ मारने की रस्म अदा होने वाली है, तो वहाँ पे गए उसको रोकने के लिए। और वहाँ पर जो जाट किसान थे बड़ी मात्रा में संगठित थे, इकट्ठा थे, ठिकानेदार संख्या में कम थे, तो वहाँ जाके फंस गए। तो वहाँ के लोगों ने पूछ लिया कि बोलो कैसे आए हो। मैं दैनिक नवज्योति खबर बता रहा हूँ 1938 की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा कि हम तो ये देखने के लिए आए हैं कि आपके पास
तोड़ मारने के लिए घोड़ी है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम अपनी घोड़ी आपको दे दें। बहुत बढ़िया। ये खूड़ी का संघर्ष था और ये मार्च का संघर्ष था, 27 मार्च की घटना थी और उसके लगभग 1 महीने बाद में ही 25 अप्रैल 1935 को उदंड की घटना हुई। उस साल लगान वसूली की शुरुआत भरूपुरा गांव से हुई थी। 23 अप्रैल को भरूपुरा गांव में लगान वसूल किया गया। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ठिकाने के पास जो बाहुबल था उसके दम पर उन्होंने ज़बरदस्ती लगान वसूल किया, किसानों के साथ में बुरा व्यवहार किया। किसानों को उस बात की पीड़ा हुई और 23 तारीख के बाद में, जब 2 दिन बाद में यहाँ पर 25 तारीख को लगान वसूली के लिए यहाँ पर दल सुबह 6 बजे पहुँच चुका था। जो सीकर पुलिस के एसपी उस ज़माने में हुआ करते थे, मलिक मोहम्मद हुसैन, वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम 6:15 बजे कुदन गांव में हमने डेरा डाल दिया था। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि लगभग इसी जगह पर यहाँ पर डेरा उन्होंने डाला था। और उसके बाद में लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई। लगभग 3,000 रुपये लगान यहाँ से वसूल किया जाना था। 21 गाँव के किसानों ने पहले ही तय कर लिया था कि आज आर या पार की लड़ाई लड़नी है अपने को। आसपास के गांव से किसान पहुंचे नहीं थे। तब तक कुदन के जो लोग थे उन्होंने वार्ता में उनको अटकाए रखा और जब बाहर से लोग आ गए उस समय संघर्ष की इसकी शुरुआत हुई। जो संघर्ष की शुरुआत हुई उसमें 2 लीडर हमारे मौके पर ही शहीद हुए, जिनमें आसाराम जी और टीकूराम जी। ये उसी दिन सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास गोलियां चली। कैप्टन वेब जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, मलिक मोहम्मद हुसैन सीकर के एसपी को भेजा था। तो मलिक मोहम्मद हुसैन ने अपनी डायरी में लिखा, अपनी रिपोर्ट जो उच्चाधिकारी को भेजी, उसमें कहा कि हमने किसानों को वार्निंग देने के लिए हवाई फायर किए, लेकिन एक किसान जो ये कहते हुए कि हम बंदूकों से नहीं डरते, हम पर टूट पड़ा। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे जो पुरखे थे कितने बहादुर थे और बंदूकों से नहीं डरते। उन्होंने बंदूक छीनने का प्रयास किया और संघर्ष में, जैसा मैंने आपको बताया, 2 किसान शहीद हुए। उसके बाद में तुरंत कैप्टन वेब के पास सूचना भेजी गई। कैप्टन वेब यहाँ नहीं थे, दोपहर के समय वो खुद आए और उसके बाद में जब वो गांव में आए तो कैप्टन वेब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब मैं गांव में प्रवेश कर रहा था तो कालूराम की हवेली से मेरे ऊपर राख के भरे हुए मटके फेंके गए। आज की राजस्थान पत्रिका में हमने उस हवेली का चित्र भी पब्लिश करवाया है, जिसमें एक व्यक्ति ऊपर के कमरे में एक राख का मटका लिए हुए खड़ा है। तो वो स्टेट आर्काइव से मुझे प्राप्त हुआ था, कुदन की जो फाइल थी उससे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जब कैप्टन वेब पहुँचा तो उसका भी गर्मजोशी से एक तरह से गांव के लोगों ने स्वागत किया, उसके सामने भी हार नहीं मानी। कैप्टन वेब ने यह भी लिखा है कि जब जो आंदोलनकारी थे वो कालूराम सुंडा की जो हवेली थी उसके ऊपर इकट्ठे थे, हम उस हवेली में प्रवेश करने के लिए जो संकड़ी सीढ़ियाँ उनसे ऊपर जाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति लठ लिए खड़ा था और हमारा कोई भी व्यक्ति ऊपर जाता तो ऊपर से लठ बरसा रहा था। तो कोई भी व्यक्ति ऊपर हवेली के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। और एक और फोटो मेरे को वहाँ पर स्टेट आर्काइव में मिली, जिस प्रकार से हम पुराने राजा महाराजाओं की फ़ोटो देखते हैं, जब वो एक शेर का शिकार करते हैं और उसके पास में गर्व से फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो कैप्टन वेब की एक ऐसी फ़ोटो जैसे उन्होंने लाल किले को फतेह किया हो, उस हवेली में ऊपर चढ़ के उसने उसी अंदाज में एक फ़ोटो खिंचवाई है, जो ये दर्शाता है कि उस हवेली पर कब्जा करना उसके लिए कितने गर्व की बात रही होगी। तो ये घटना सारी उस समय घटित हुई और उसके बाद में यहाँ कुदन गाँव में पुलिस ने धावा बोला और काफ़ी लोगों को परेशान किया, लूट खसोट मचाई। न केवल कुदन में बल्कि गोठड़ा गांव में भी लूट खसोट मचाई गई। उस समय वो अपने साथ में जो सरकारी कर्मचारी होते थे वो लुहार और ख़ास तौर से खाती, 2 जो कास्ट होती थी, एक तरह से सरकारी कारिंदे के रूप में उनको अपने साथ रखते थे। अपने जो पूर्वज थे उनके पास में तिजोरियाँ कम हुआ करती थी, तो अपना जो खजाना होता था वो मकान में कहीं न कहीं उसको गाड़ते थे। तो दोनों गांवों में, गोठड़ा और कुदन गांव के जो लोगों में पक्के मकान थे वो काफ़ी तोड़े गए और उनको खोदा गया, लोगों से उनका कीमती सामान छीना गया। मैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि इस घटना का कितना क्या असर हुआ। 1935 में जो घटना घटी देखने में बहुत साधारण सी लगती है,
लेकिन मैंने 1931 और 1941 की जनगणना के आंकड़े जुटाए हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं और अमूमन वो लगभग सही होते हैं। तो मेरे सामने जो तथ्य आया वो ये आया कि 1931 में अजीतपुरा में 55 मकान थे, पक्के मकान, और 1941 में घटकर उनकी संख्या 53 हो गई। मतलब जनसंख्या हालांकि बढ़ करके 301 से अजीतपुरा की 330 हो गई, लेकिन पक्के मकानों की संख्या 2 घटी। कायदे से बढ़ना चाहिए था। वो ये दर्शाता है कि जो पक्के मकान तोड़े गए थे किस बड़ी मात्रा में तोड़े गए थे कि उनमें से कुछ वापस पुनर्निर्माण करने के बाद में भी उस मूल संख्या को जो पुरानी जनगणना में हुई थी उसको तक वो नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा जो दूसरी जो डाटा है मेरे पास में जनगणना से, वो कुद्दण का मैं आपको बताना चाहूँगा। कुद्दण में जो मकानों की जो संख्या थी वो 1931 की जनगणना के समय 204 थी, और वो घट करके 1941 में 142 हो गई। पक्के मकानों की संख्या है, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पक्के मकानों को तोड़ा गया। और जो जनगणना थी कुद्दण की 1931 में ये 1063 थी, जो 41 में 1270 थी, बढ़ के हो गई। इनमें पुरुषों की संख्या 666 और महिलाओं की संख्या 604 थी, लगभग बराबर का था। यहाँ पर शायद कुछ परिवार मुसलमानों के भी थे। मुस्लिम पुरुषों की जनसंख्या 11 बताई गई है और मुस्लिम महिलाओं की संख्या 20 बताई गई है। तो ये लिंगानुपात जो अगर हम बात करें तो मुसलमानों में लगभग डबल था महिलाओं का। साथ में मैं गोठड़ा की भी बताना चाहूँगा, जहाँ पर इस कांड का सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान उठाना पड़ा। आप पक्के मकानों की संख्या देखिए कि वहाँ पर जो पक्के मकानों की संख्या 1931 में 161 थी, वो घट करके 1941 में 116 हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, तोड़े गए, वापस भी बनाए होंगे उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो अपने को दिखाई देता है जनसंख्या पर। 1931 में जो जनसंख्या गोठड़ा की थी 856 थी जनसंख्या, 856 1931 में, लेकिन 1941 में घट करके 622 हो गई। तो 856 से घट के 622 होना, यह दिखाता है कि बड़ी मात्रा में वहाँ के लोगों को पलायन के लिए बाध्य किया गया होगा। बड़े रिसर्च की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे पास में जो सरकारी दस्तावेज हैं उस समय के समाचार पत्र हैं वही आए हैं, और अब मैं जो अपना काम कर रहा था उसके अंतिम स्टेज पे हूँ कि अब स्थानीय लोगों से भी इन बारे में मामला करके और इसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर जो 622 जो जनसंख्या थी 1941 में गोठड़ा की,